बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेरो टेक्नोलॉजीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ हामिद सईद। देखती आंखों, सुनते कानों और हमारी बातों को अपने क़ुलूब व अज़हान में जगह देने वालों को हामिद सईद का सलाम। शेरो टेक्नोलॉजीज़ के प्लेटफॉर्म से इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हम आपके पास लेकर आते हैं बहुत ही यंग, डायनामिक, टैलेंटेड किस्म के मेहमान। और इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पे आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक नहायत एक्सपीरियंस्ड, मेरे नहायत मोहतरम, मेरे असातिज़ा में शुमार होने वाले जनाब हारून अख्तर साहब, जो कि ऑलमोस्ट मोर देन 2 डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टैलेंट एक्विजिशन और मैनेजमेंट में। बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं हारून साहब के साथ। हारून साहब को शेरो टेक्नोलॉजीज़ के पॉडकास्ट स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द इनवाइट एंड टू बी हैविंग मी हियर। और माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई जिस तरह से आपकी तरक्की जारी है करियर में। अल्लाह इसको और मैनी फोल्ड इसको बढ़ाए। और अगेन वो उम्मीद है कि वी हैव अ वेरी गुड सेशन टुडे। आमीन और इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी ग्रेट सेशन टुडे। और आज के सेशन का हमारा जो मेन थीम होगा वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और हारून साहब के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है उसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो हारून साहब के इंट्रोडक्शन में मैं एक दो चीज़ें मेंशन करता जाऊँ कि हारून साहब ना सिर्फ एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मोर देन 2 डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप वो फाउंडर भी हैं ह्यूमन रिसोर्स नॉलेज कैफ़े के नाम से। ये इदारा पाकिस्तान में मुख्तलिफ रिसोर्सेज को ट्रेन करने के हवाले से काम कर रहा है। सो सवालात का आगाज़ हम एचआर नॉलेज कैफ़े के हवाले से करते हैं और हम हारून साहब से जानते हैं कि एचआर नॉलेज कैफ़े किस तरह से नौजवानों को इस सिमत में गाइड कर रहा है। जी थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन जो है वो पिक किया एक्चुअली राइट फ्रॉम स्टार्ट। एक्चुअली एच एन नॉलेज कैफ़े अगर मैं क्विकली शॉर्टर आपको मैं बताऊँ वे में, तो ये मेरे एक पेन पॉइंट का रिस्पॉन्स था कि हम लोग 10-11 साल करियर के गुजर गए। तो हम रैंडमली 3 दोस्त जो है वो 2-3 दोस्त, मैं शराब खास, हम लोग मीट, तो हम डिस्कस करते थे कि यार तुम्हारी कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है जो कि मुझे नहीं पता, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्या हो रहा है जो तुम्हें नहीं पता। ठीक है, तो इट इट टर्न आउट कि यार ऐसी बहुत सी इनिशिएटिव्स हैं, ऐसे बहुत से टेक्स टैक्स हैं कि जो हमें 12-13 साल गुजार के भी मार्केट में रिस्क कर रहे हैं, पर हमें पता नहीं है। हमने स्टार्ट किया कि अच्छा ऐसा करते हैं कि और एच आर को भी बुलाते हैं और बैठ कर डिस्कस करते हैं कि और ऐसा कौन सा नॉलेज बेस है जो हमें नहीं पता। अच्छा, इसकी इसकी एक बेस थी। बेस क्या थी कि इंडस्ट्रियल एकेडमिया लिंकेजेस स्टैंड पॉइंट से ना, जब भी मैं यूनिवर्सिटी में जाता था, यूनिवर्सिटी हमें इनवाइट करते थे करियर काउंसलिंग के एंगल से सेशंस करने के लिए, बच्चों को पीआर या नेटवर्किंग के ऊपर कुछ अवेयरनेस देने के लिए, या अवेयरनेस टेक जॉब्स के बारे में लेनी किस तरह से अवेयरनेस, ये बताने के लिए। तो हमेशा मैं देखता था यार कि गैप बढ़ता जा रहा है बच्चों में और इंडस्ट्री में, गैप बढ़ता जा रहा है ना। तो वी वर ऑफ द व्यू कि कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए कि जिससे इसको प्रैक्टिकली रिड्यूस किया जाए। मैं एग्जांपल दूंगा कि एंड्रॉयड की जब हम लोगों ने इनिशियली पहली गेम बनाई, तो उसके बाद एंड्रॉयड हमारे इंस्टीट्यूशन में 3 साल के बाद ऑफर हुआ। तो आज अगर आप देखें तो एक गैजेट जो है, जो नया बन रहा है, 6 महीने के बाद उसकी प्रोडक्शन डिस्कंटिन्यू हो जाती है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इतनी तेज है, तो आप ऑब्सोल्युटली नॉलेज पढ़ाएंगे तो आप उस बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करेंगे ना। इसलिए व्हाट वी डू इज, दो मेन प्लेयर थे, एकेडेमिया और इंडस्ट्री। हमने इंडस्ट्री को पहले पकड़ा तो पता लगा कि आज तक इंडस्ट्री इकट्ठे नहीं बैठी कभी, तो वी स्टार्ट ब्रिंगिंग देम टुगेदर। और आज तकरीबन 7 साल के करीब हो गए हैं हमें इस सिलसिले को लेके चलते हुए। 7 सालों में तकरीबन 1200 से ज़्यादा, 1300 के करीब सिर्फ लाहौर के जो टेक एच आर्स हैं, दे आर कनेक्टेड थ्रू अ प्लेटफॉर्म। एक्चुअली वी आर नाउ पुशिंग इट एज एन इको सिस्टम। राइट। अच्छा, इकोसिस्टम में आपके पास हमारे प्लेटफॉर्म से 10 और डिफरेंट कंपनीज भी हैं जो नई बनी है, जो एच के अंदर ही अपने अपने इनिशिएटिव्स को लेकर चल रही है। चाहे वो रेप्लिका कर रही है, चाहे वो अपने तरफ से कुछ करना चाह रहे हैं। गुड पार्ट इज कि कहीं ना कहीं एच की वो एफर्ट नजर आ रही है जो हमें चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट फिर ये था कि स्टूडेंट्स जो है उन तक इससे हमें फायदा कैसे पहुंच रहा है। देखिए, अभी हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी कहती है कि आप अपनी कंपनी को छोड़ें, हमें एचकेसी का पूरा सारा कैलेंडर दें। जी। क्योंकि अब उनको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे अब वो एफर्ट कनेक्टेड एफर्ट है। उन्हें पहले साइबर सिक्योरिटी के अगर 5 कंपनी के एचआर चाहिए होते थे तो उन्हें ढूंढने पड़ते थे।
एमएल एआई में कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं, इवन दे डोंट नो, उनके जो करियर सर्विस के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं रहनुमाई चाहिए होती है मार्केट से। हमारे केस में क्या है कि यार वो एक कप चाय के लिए भी अगर इन्वाइट करते हैं, हम 2 दिन के नोटिस के ऊपर 50 कंपनियों के वाइब्रेंट एचआर लेके वहाँ पहुंच जाते हैं। अब आपके ऊपर है कि आपने हमसे कितना बेनिफिट लेना है। इंडस्ट्री को हमने कनेक्ट कर दिया है, इकट्ठी कर दिया है। इस तरह से असल में इस वक्त जो बेनिफिट है वो बच्चों को और एकेडेमिया को सिर्फ हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त नीड ऑफ और है ये इनिशिएटिव, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये इनिशिएटिव मज़ीद फले फूले जी बिल्कुल। और इस तरह के और इनिशिएटिव्स भी मार्केट में आए, क्योंकि एकेडेमिया और इंडस्ट्री के दरमियान में गैप को ब्रिज करने की बाहर आर्टिफिशियल ज़रूरत है। मैं चूँकि खुद भी दोनों तरफ से प्ले कर रहा होता हूँ, आई एम पार्ट ऑफ एकेडेमिया, आई एम पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, तो हम लोग बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं कि ये गैप एग्जिस्ट करता है। तो सर दिस लीड्स मी टुवर्ड्स अ क्वेश्चन कि जैसे भी आपने मेंशन किया कि एचआर की प्रैक्टिसेस और टेक एचआर की प्रैक्टिसेस, तो आप इसमें किस तरह से डिफरेंस देखते हैं कि एक नॉर्मल एचआर है जो किसी फर्म में, किसी मतलब कंपनी में, जो कि इंडस्ट्रियल कंपनी है, वो कुछ प्रोडक्शन करते हैं, हम्म, कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं, और एक एचआर है जो किसी टेक कंपनी का एचआर जी है, जी। तो इन दोनों की प्रैक्टिसेस में क्या एक मेन डिफरेंस हाँ, हो मैं सकता है? मैं आपको इसमें एक बड़ा 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 अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। ये हमारी डिस्कशन में शायद अगर ये ना पूछा जाता तो इसमें अधूरी रह जाती। राइट। देखिए, बेस डिफरेंस जो है ना वो उस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज या प्रोडक्ट ओरिएंटेड डायरेक्शन से डिफाइन होता है कि राइट। किस तरह का एचआर होना चाहिए। अगर एक साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, एम्बेडेड की फील्ड में कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, मोबाइल डेवलपमेंट की डोमेन में, वेब की डोमेन में कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो दे नीड वेरी हाईटेक रिसोर्सेज। ठीक है। अच्छा, उसका आउटकम भी एक हाईटेक प्रोडक्ट या हाईटेक सर्विसेज की फॉर्म में, पीपल की फॉर्म में होगा। तो इवेंचुअली दे नीड एन एचआर। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि एचआर की डिग्री टेक्नोलॉजी सीएस या डबल ई या टेलीकॉम या किसी में है तो ही वो टेक एचआर है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उनका नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो हाईटेक है कि नहीं है। अच्छा, अब नॉन टेक में कौन लोग मेजरली आते हैं? नॉन टेक में मेजरली आपके आते हैं जैसे कस्टमर सपोर्ट की कोई कंपनी है जो कहती है जी। हम बल्क में काम दे रहे हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम डिप्लॉय करके और उसके साथ आपको लोग ट्रेन करके दे रहे हैं। राइट। ठीक है। इवन कुछ केसेस में कॉल सेंटर, ये जो टेली मार्केटिंग करते हैं, जी। वो लोग भी आपके हाईटेक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आते हैं, दे कम इन नॉर्मल रूटीन। राइट। रियल स्टेट की कई इस तरह से इनिशिएटिव हैं जिसमें जो जैसे ये बड़ा फर्क आपको बताता हूँ। एक एक ऑर्गेनाइजेशन जो टावर बना रही है, रियल एस्टेट की कंपनी, टिपिकल रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, वो उसको मार्केट करने के लिए अपने पास 2 4 6 कॉल सेंटर के लोग, मार्केटिंग की टीम उठा देते हैं। वो हाईटेक नहीं है, राइट। यस। ऑन अदर साइड, जमीन डॉट कॉम एग्जाम्पल है। अब वो उन्होंने दे बिल्ड अ प्रोडक्ट जो एक्चुअली इज अ हाईटेक डोमेन राइट। वर्क, जिसपे उन्होंने 360 डिग्री के अंदर चीजें भी की हुई है, ए आर वी आर के अंदर भी काफी काम किया हुआ है। तो दैट इज अ टेक प्रोडक्ट इन द रियल स्टेट। राइट। तो बेसिकली ये डिफरेंस है। ऑलराइट। बहुत शुक्रिया इस डिफरेंस को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। सर एचआर से रिलेटेड कुछ और फील्ड्स भी हैं, जैसे टैलेंट एक्विजिशन है, टैलेंट को ग्रूम करना है, और हमारे यहाँ एक थोड़ा इसको अगर लाइटर नोट पे हम डिस्कस करें तो एचआर के हवाले से अक्सर कहा जाता है कि ये प्ले करता है बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड कंपनी। कभी एचआर कंपनी की साइड पे होता है और कभी एचआर एम्प्लॉयज़ की एग्जैक्टली साइड पे होता है। एग्जैक्टली। तो आपके माशाल्लाह इन 17-18 सालों के जी एक्सपीरियंस जी। में से मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज कि एचआर किस साइड से प्ले कर रहा होता बहुत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू। अच्छा, मैं ये बड़ा बड़ा मजे का सवाल है और इसलिए भी मजे का सवाल है कि बहुत से लोग जो है ना वो समझते हैं इसको। ज़्यादा मैं बेहतर एक्सप्लेन करूँ, इंग्लिश की वो प्रोवर्ब भी है, गुड कॉप बैड कॉप। राइट। तो वो जब दिल करता है तो एचआर को कहते हैं गुड कॉप एक्ट करना रिप्रेजेंट होता है, करते जब हैं। जो है तो बैड बैड कॉप कॉप। जो भी करना पड़ता है। लेकिन उसमें मैं आपको एक रियलिटी चेक जो है वो ये है, देखो हामिद, कि बेसिकली एचआर जो है वो एम्प्लॉयज का रिप्रेजेंटेटिव है। हर कंपनी में, इनफैक्ट हर कंपनी नहीं, हर अच्छी कंपनी में एचआर अगर एम्प्लॉयज का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। सिंपल सी बात है। मेक होता सेंस। क्या है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, ऑब्वियसली सीईओशिप जो है ना वो डेलीगेशन का नाम है, लीडरशिप डेलीगेशन का नाम। सीईओ हर कोई हो सकता है, लीडर हर कोई नहीं हो सकता। जी। जैसे जैसे आपने लीडरशिप में आगे बढ़ना है, सीढ़ियाँ चढ़ते जाना है, आपने और डेलीगेट करते जाना है। अब नीचे क्या हो रहा है वो आप तक पहुंचता है आपके अपने कारिंदों के थ्रू। अब उसमें से एक कारिंदा एचआर है, ठीक है। अच्छा, एचआर के आगे मल्टीपल इसकी 6 फंक्शन है जो बेस पे एचआर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड होता है।
उसमें रिक्रूटमेंट है, ऑपरेशन है, रिक्रूटमेंट है, आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ग्रीवियस मैनेजमेंट है, आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, सक्सेशन प्लानिंग, ये सब इससे अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इनमें से अब डिपेंड क्या करता है कि जिस कंपनी में सबसे पहले तो एचआर की दो टाइप्स है, ये भी जरूरी है। एक है अथॉरिटेटिव एचआर और दूसरा है सपोर्टिव एचआर। मोस्ट केसेस में आपको सर्विसेज ओरिएंटेड कंपनीज में एचआर हमेशा सपोर्ट रोल में मिलता है, ठीक है। अच्छा, सपोर्ट रोल में एचआर आधा तो वैसे ही मसूम होता है बेचारा, ये अथॉरिटी तो होती नहीं, आपने सपोर्ट करना होता है, सपोर्ट बस चल करना, रहा है। राइट। तो उस केस में ज्यादातर एचआर जो है ना वो आप समझ लें कि दोनों तरफ से सुनता है। वो गुड। मैनेजमेंट से भी सुनता है और दूसरे एम्प्लॉय से भी सुनता है। गुड। अच्छा, उसको मैनेज इन बिटवीन क्या करना होता है कि एक ऐसा बैलेंस मेंटेन रहे कि जिसके ऊपर एम्प्लॉय की रिटेंशन भी चलती रहे और कंपनी का जो रेवेन्यू सर्कल है या जो विद इन कल्चर है, ये दोनों चीजें भी साथ साथ बैलेंस आउट होती है, ठीक है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो है उसका मिजाज थोड़ा डिफरेंट होता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड में होता है कि जैसे सर्विसेज में होता है कि जैसे जैसे इंडिविजुअल अवस्था चल रहा है, अगर काम नहीं है तो वो बंदा ओवरहेड बनता जाएगा। प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे जैसे बंदा अवस्था चल रहा है वो उतना ज़्यादा वैल्यू ओरिएंटेड होता जाएगा। तो इन दोनों में पर्क्स की प्लानिंग, बेनिफिट्स की प्लानिंग, मार्केट एनालिसिस, आपका अपना एक एनर्जी इन्वॉल्वमेंट होना उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज एन एचआर, वो दोनों का जो है ना लेवल इज इज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो बेसिकली वो नेचर ऑफ कंपनी डिसाइड करती है कि कितना एक आप इन्वॉल्व है कसूरवार ठहराए जाने के लिए सही। और ना ठहराए जाने के लिए, ऐसे बहुत होता है। खूब सर। जैसे अभी आपने मेंशन किया तो इसी में हमारे पास अब कुछ नए डेजिग्नेशंस भी वजूद में आ रहे हैं। एचआरस के लिए सक्सेस मैनेजर, सक्सेस हाँ, कोच, स्ट्रेटेजिस्ट जैसी टर्म्स भी यूज़ की जा रही हैं। और आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी पाई जाती है। जी, आपने एज चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर सर्व हाँ जी, किया है एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक काफ़ी बड़े आईटी ग्रुप को। जी जी। तो हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया और दिस टाइटल ऑफ डेजिग्नेशन के अच्छा, चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर क्या मैं होता है? मैं जो बताता हूँ, पहली बात तो ये कि ये जो चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर है, ये बहुत सीरियस काम है। राइट। ये टाइटल में ही हैप्पीनेस है, अदरवाइज इट्स नॉट इजी टू एक्चुअली सर्व इन दैट पर्टिकुलर टाइटल। अच्छा, प्रोबेबली आई वाज द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान जिसको ये टाइटल दिया गया। और जो नेचर इस टाइटल तक बिल्डअप होने की थी, वो उस पूरे ग्रुप के कल्चर के डिफरेंट फैक्टर थे, ठीक है, कि जिसपे मुझे इन होके कुछ चीज़ें सीख के और फिर उनको इवॉल्व करना था। अच्छा, इसके पीछे एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, मैं आपको जो बेस बताऊँ अगर तो जापानीज कहते हैं कि आप एक 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 कॉन्सेप्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट का, एक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, व्हिच इज बियॉन्ड योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसी तरह से डेवलप्ड कंट्रीज में लोग अब कॉन्सेप्ट्स को स्पेल आउट करते हैं कि यार हमने साइकोलॉजिकली आप एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं, ताकि वो सेटिस्फाई रहे, ताकि वो खुश रहे। इवेंचुअली क्या होगा, कंपनी के साथ ज़्यादा देर सर्व करेंगे, ठीक है। तो वो रिटेंशन के अंदर से इट विल ऐड मोर वैल्यू, सही है। आप आज बैंकिंग सेक्टर में जाएं, आपको नजर आएगा हर तरफ स्माइली लिखे हुए हैं, टैक्स डबल काट रहे हैं, स्माइली साथ तो लगे हुए हैं कि जी हैप्पी कस्टमर सर्विस। आप बास्किन रॉबिन्स में जाएं, सबसे पहले इतना बड़ा बड़ा उनका लोगो लिखा हुआ है जी हैप्पीनेस स्टार्ट हियर, राइट। व्हाई डेवलप्ड नेशंस आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दोज इमोशंस जिसको एक्चुअली अचीव करने के लिए वो एक एफर्ट कर रहे हैं। और होता यह है कि आप पैसा कभी भी उस प्रोडक्ट साइकोलॉजिकली वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए लगा रहे होते हैं, आप पैसा अपनी एक नीड पूरी करने के लिए लगा रहे हैं, खुश होने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, सेटिस्फाई होने के लिए लगा रहे हैं। आप वो जितना बेहतर मैं आपको प्रेजेंट करके पैसे लगवाऊंगा, आप उतने ज़्यादा पैसे देने तैयार होंगे। एक नॉर्मल, मैं अगर कहूँ तो ब्रांड नेम लेके बोलूँ कि आइसक्रीम के ब्रांड के ऊपर जाके हम शायद 200 रुपये देते हुए सीखते होंगे। ऑन अदर साइड वही हम बास्किन रॉबिन पे जाके तो वो 600 रुपये का एक स्कूप खाने को तैयार है, क्यों? दैट इज द डिफरेंस विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसको मैं दोबारा टाइटल पे लेके आता हूँ कि जो भी ग्रुप हमारे उस ग्रुप के अंदर जो लोग एग्जिस्ट कर रहे थे, एक्चुअली उनमें कुछ बेसिक चीज़ों का गैप था जहाँ पे वी नीड टू बैलेंस आउट द चेन ऑफ कमांड, वी नीड टू आई नीड टू बैलेंस आउट कि पूरे ग्रुप पे एक सिंक्ड हायरार्की ऑफ बेनिफिट्स और पर्क्स हो, ताकि सारे एम्प्लॉयज एक स्ट्रक्चर के अंदर रह के तो वो अपना फोकस एक रख के चल सके। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि यार इधर ये क्यों है और उस कंपनी में नहीं है, उस कंपनी में ये क्यों, उस कंपनी में नहीं है। तो वो जो दैट हैप्पीनेस आई नीड टू बैलेंस आउट,
जी। एक्चुअली उसके लिए मुझे बिल्कुल स्क्रैच से काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो दैट्स द रीज़न व्हाई आई हैव दैट टाइटल, बिकॉज़ तकरीबन 18-19 एचआर थे जो मेरी टीम में थे, फिर उनको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर मेंटेन करना, तो इट वाज़ क्वाइट अ चैलेंजिंग रोल टू एक्चुअली डू। तो हैप्पीनेस इज़ अ वेरी सीरियस जॉब टू डू। ज़बरदस्त। तो वाक़ई जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया इसके बाद लग रहा है कि हैप्पीनेस कोई इतना आसान काम नहीं नो, है, नो, नो वे, नो वे, राइट? नो वे। सो ऑलराइट। सो बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ चीफ एचआर ऑफिसर जी, जी, बट द एग्ज़ैक्टली। टाइटल इज़ टाइटल इज़ डिज़ाइन्ड दैट एग्ज़ैक्टली, वे। एग्ज़ैक्टली। ऑसम। तो आपका सर ये टाइटल हमें इतना पसंद आया कि हमने शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ में भी एक चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। ज़बरदस्त और माशाल्लाह, हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, कांग्रेस, और कांग्रेस। व्हेनेवर ही विजिट्स तो वो इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते हैं। ही ट्राई टू मेक एवरीवन हैप्पी। आप हाँ, और ये एक पार्ट भी है इसका, उस रोल का सॉरी टू कट यू, एक पार्ट है बकायदा कि आपने इनिशिएटिव्स के थ्रू अपनी पर्सनैलिटी के सबसे पहले आपने लोगों को अपार्ट फ्रॉम वट एवर कंपनी इज ऑफरिंग, राइट, यू नीड टू ब्रांड योर सेल्फ इन सच अ वे कि लोग आपसे तो खुश रहे सबसे पहले, फिर उसके बाद कंपनी आएगी एज अ सेकंड फैक्टर, क्योंकि कभी नहीं पूछ सकते, ठीक है? अच्छा, इसमें एक बार को बात कहूँ कि डेवलप कंट्रीज को आप सर्च करें, आज हैप्पीनेस, साइंस ऑफ हैप्पीनेस के अंदर बाकायदा पीएचडी हो रही है, हैप्पीनेस मैनेजमेंट में बाकायदा मैनेजमेंट की डिग्री ऑफर हो रही है, जी। दुबई ने बाकायदा हैप्पीनेस मिनिस्टर डिक्लेयर किया है, उनकी पूरी मिनिस्ट्री है, और वो मिनिस्ट्री का काम क्या है कि जनरल पब्लिक जो उनकी है उसको वो ये गेज करे कि जब भी वो पब्लिक सर्विस लेने जाते हैं तो आया वो कितने खुश है हमारी सर्विस से या कितने नाराज है हमारी सर्विस से, ठीक है? तो हैप्पीनेस एज वन फैक्टर इज समथिंग जो आपको आते आने वाले वक्त में ग्लोबली मतलब नेशनल लेवल आपको इम्प्लीमेंट होकर नजर आएगी। बहुत खूब। एंड वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यस, है। यस, यस। तो सर एज अ स्टार्टअप फाउंडर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि हमारे पास मुख्तलिफ सेल्स के ट्रेनर्स आते हैं, पब्लिक स्पीकर्स आते हैं, और बहुत ज़्यादा एम्फोसिस होता है सेल्स सेल्स सेल्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियसली एवरी कंपनी इज देयर टू जी। ऑप्टिमाइज देयर प्रॉफिट्स। तो जितने सेल्स ट्रेनर हैं वो एक बात करते हैं कि कंपनी का या स्टार्टअप का जो सीईओ है, सेल्स का डिपार्टमेंट उसको अपने हाथ में रखना चाहिए। अच्छा। ये एक उनका पर्सपेक्टिव है। तो आपसे एज एन एचआर प्रैक्टिशनर मैं जानना चाहूँगा कि सीईओ की एचआर में कितने परसेंट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली दिस इज मेक और ब्रेक ऑफ कंपनी। बहुत मेरा ख्याल है कि वन ऑफ वन ऑफ द serious questions I got in the last whole year, मैं अभी तक जितने सेशन में अपीयर हो चुका हूँ, दैट्स अ दिस इज कॉम्प्लीमेंट। वन ऑफ दी क्वेश्चन एक्चुअली। अब मेरा ख्याल है कि ये आपको हर एचआर से ना ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, आपको एक पूरी पूरी पूरा थॉट प्रोसेस मिलेगा कि मार्केट में क्या है और कैसे चल रहा है। मैं आपको कमेंट देता हूँ, सबसे पहले तो मैं सेल्स के अंदर से आपको कमेंट देता हूँ। आज के दौर में जितने लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त, मुझे ये बात करते हुए सुन रहे हैं, हमारे आज के दौर का जो सबसे बड़ा डिलेमा है ना, भाई वो डिग्री नहीं है, वो डिग्री किया या नहीं किया है, वो कितना सीजीपीए से किया है ये भी नहीं है, आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है नहीं पढ़ा ये भी प्रॉब्लम नहीं है, आप किस सिटी से आके किसी बड़े सिटी में आ रहे हैं, छोटे से बड़े से छोटी सिटी में जाके अपॉर्चुनिटी ढूंढने आए, ये भी डिलेमा नहीं है। इस वक्त सिर्फ एक स्किल डिलेमा है और वो ये है कि आपको अपने आप को बेचना नहीं आता। अच्छा, ये बेचना इज नॉट ओनली गेटिंग द बिजनेस। हमारे एक इंडिविजुअल जो जवान जो यूनिवर्सिटी से उठ के आता है, उसके हाथ में जो सीवी है, आधे बंदे ने साथ वाले दोस्त की सीवी का फॉर्मेट कॉपी कॉपी किया है, किया। और कुछ शहजादों ने तो फादर नेम भी चेंज नहीं किया हुआ। ये मुझे 2-4 दफ़ा इत्तेफाक हो चुका है, ओके। 500 सीरीज में से 4 सीवी इकट्ठे निकाले, 2 का फादर नेम भी सेम लिखा हुआ था, हो सकता है ठीक भाई है? हो। नहीं, नहीं चला ये अच्छा। डिलेमा यही है कि नहीं थे। अच्छा, ठीक है। काश होते तो चलो मैं उनको किसी जगह पे कोई रेट भी सही। करता, पर तो ये उनकी कैजुअलनेस और नॉन सीरियस का लेवल है, पहली चीज़। अच्छा, अब उस सीवी के ऊपर आपने आके अपने आप को मुझे सेल करना है कि व्हाई आई शुड हायर यू, ठीक है? चले आपने यहाँ पे मुझे कन्विंस कर लिया। अब सेकंड लेवल पे आप फेल हो जाते हैं। जब आपको अपने आप को हमने क्लाइंट को प्रेज़ेंट किया, आपने किसी टीम में सीनियर बंदे को प्रेज़ेंट किया, आपने उधर अपने को प्रेज़ेंट करना है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है, वो सेंस से बिल्डिंग नहीं हमने की, प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो अब वो बिल्डर नहीं है, इससे वहाँ फेल हो जाते हैं। इससे आगे आ जाते हैं कि अब आपने क्लाइंट को प्रेज़ेंट कर दिया, आप सेलेक्ट हो गए। एज़ अ फर्दर वाइज तो सेलेक्ट हो गए। अब जब उसने और काम दिया है, तो भाई बजाय इसके कि हम प्रॉपर तरीके से 4 बंदे और रखें, उनसे रेवेन्यू भी जनरेट करें और उनसे काम भी लें। यू कीप सेइंग मैं अकेले ही कर लूँगा जी, मैं 6 घंटे और बैठूँगा जी, मैं अकेले ही चाहिए हूँ जी। जब वो आप एक दिन बीमार होते हैं, तो वो 4 बंदों का काम आपके सर पे आ जाता है।
सेलिंग इज द प्रॉब्लम स्टेम एज अ स्किल, पहली बात। अब अगर सेल्स की बात करें एज ए डिपार्टमेंट, तो देखिए बीडी आने वाले दौर में, जब अगले जो 5 साल आपको नजर आ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ रिक्रूटर एंड बीडी एक कंबाइंड स्किल होगा, ठीक है, एक ही बंदे में दोनों स्किल होंगे। और दूसरी तरफ आपके पास एक या दो या तीन या चार जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको उस प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपर चाहिए वो होंगे। नो अदर क्यूए, क्योंकि क्रॉस फंक्शनल टेस्टिंग वो करेंगे खुद, ठीक है, ऑलरेडी ये मार्केट के अंदर प्रैक्टिस शुरू होगी हुई है। डिलीवरी मैनेजमेंट वो खुद करेंगे, नहीं तो वो एक्सपोज हो जाएंगे और खुद ही फायर हो जाएंगे, ठीक है। इधर जो बंदा जिसने सोर्स पूल उठाना है, अभी भी तो यही होता है, रिक्वायरमेंट आती है, अगर एचआर ऑनबोर्ड नहीं कर पा रहा तो यू आर स्टिल वेटिंग, तो फिर व्हाई नॉट यू एक्चुअली पे देम दैट पर्टिकुलर वैल्यू एंड लेट्स ब्रिंग देम इन दैट रोल, ठीक है ना। तो उस एंगल से अगर आप ये देखें कि सेल्स की इम्पोर्टेंस आने वाले वक्त में किस तरफ जा रही है, तो ऑटोमेटिकली अच्छा, दैट इज द रीजन क्यों सीईओज या एग्जीक्यूटिव्स इसमें बड़ा होते हैं इन्वॉल्व, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट पैसे का मैटर है, ठीक है। अच्छा, अब एचआर में कितना इन्वॉल्व होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये जो रिक्वायरमेंट है ना, कि पहले क्या होता था, अच्छा यार ये 2 लोग चाहिए, टाइमलाइन देख ले कितनी देर में हम ऑनबोर्ड कर सकते हैं। अभी क्या चक्कर है, यार ये कल प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, देख लो अगर आज बंदा ऑनबोर्ड आ सकता है तो प्रोजेक्ट का सक्सेस और फेलियर सीधा सीधा एचआर पे आ गया है, कि अगर वो बंदे नहीं लेके आ रहा ना, वो अब पहली बात तो ये कि रिक्वायरमेंट ही ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है 48 आवर में बंदा लेके आए भी, ठीक है। अब एक सीनियर बंदा मार्केट से आपने लेके आना है, तो उसको कोई टाइम लाइन आपको देनी है, फिर कोई एक गैप देना है, उसका एक नोटिस पीरियड होगा, वो उसे सब करना है। अच्छा, अगर मैं ही उसको ऐसे पुश कर रहा हूँ, तो जो लोग एचआर मेज कंपनी से उठाना चाह रहे होंगे, लोग हायर करना चाह रहे होंगे, अनएथिकल हरकत वो भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो थोड़ा तो पहले रियलाइज ये सीईओ को करना चाहिए। अच्छा, अब सीईओज की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एचआर में इसलिए बढ़ती जा रही है अब, क्योंकि दे सॉ कि डायरेक्टली फाइनेंशियल मैटर उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। वो कहते हैं हाँ यार एक कंसल्टेंट है, अब वर्क अराउंड है ना, आपने कल बंदा ज्वाइन करवाना है, बंदा भी अवेलेबल है, पर वो बंदा 4 जगह भी अवेलेबल है, एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा है। वो कहते हैं ठीक है मैं आपको आज से ज्वाइन करता हूँ, इतने पैसे दे इतने दिन के लिए, तो लेट्स डू द वर्क, ठीक है। अब अगर सीईओ उस टाइम अवेलेबल ही नहीं है, हाउ यू कैन डू इट। इसलिए एक एक स्ट्रेटेजिक रीजन भी है कि क्यों सीईओज की इन्वॉल्वमेंट एचआर में बढ़ रही है। बट अगर सीईओज, ये एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर बताऊँ, जनरली लोग इस पर बात नहीं करते हैं, असल में रियलाइजेशन नहीं होती है। 2 टाइप्स है सीईओज की स्पेशली, जो आपको आईटी में नजर आते हैं। एक इंजीनियरिंग माइंडसेट के सीईओज, जिन्होंने सी एस डबल ई हार्डकोर किया, डेवलपर थे और वो ग्रोथ करते करते उधर आ गए। दूसरा बिजनेस माइंडसेट के सीईओ, ठीक है। इंजीनियरिंग माइंडसेट के सीईओज की एचआर में इन्वॉल्वमेंट होता से होगी, या शायद हो ही ना। वो जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो रहा होगा, शायद वो आपको खुद ही कहेंगे जी आप साइड में रहे, हमें बात करेंगे, हम आपको बंदा खुद ही बता दें क्या करना है, ठीक है ना। दूसरा बिजनेस साइड का सीईओ है, जिसने दिखाना काम है, और ही वांट कि उसकी हर जगह पे शाउट आउट, ब्रांडिंग, ब्रांड इंप्रेशन, ब्रांड बिल्डिंग ज़्यादा की जाए, ठीक है। इसलिए आपको जनरली इंजीनियरिंग सीईओ जो है वो कुछ हद तक एक स्टेल और बोरिंग कल्चर लेके चलते नजर आएंगे, या कंसिस्टेंसी बड़ी एक होगी उनकी। दूसरी तरफ जो बिजनेस सीईओज हैं, दे आर मोर विब्रेंट, राइट, दे आर मोर इन द लाइमलाइट एंड इन द पिक्चर, तो ये एक फर्क आपको नजर आएगा, उसी हिसाब से उनकी इन्वॉल्वमेंट भी एचआर में। बहुत ज़बरदस्त सर, जितना अच्छा सवाल था उसका ज़्यादा अच्छा जवाब आपने दिया है। और बहुत कम लोग टच करते हैं इस तरह के टॉपिक्स को, और यही मकसद था हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज़ को शुरू करने का। तो सर ये तो हमने ज़्यादा साइड कवर कर ली कि सीईओज़ को किस तरह से सोचना चाहिए या वो किस तरह से सोचते हैं। अब थोड़ा सा हम स्टूडेंट साइड को भी कैटर करते हैं। तो नॉर्मली देखने में ये आया है, मैं खुद एक विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो जब बच्चे को इंटरव्यू की कॉल आती है तो बच्चा आके टीचर को बताता है कि सर मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, और बड़े कैजुअली बात करते हैं, सर आज एचआर इंटरव्यू, हाँ, टेक्निकल अभी परसों है। तो इसको आप किस तरह से एड्रेस करेंगे, क्योंकि हमें अपने बच्चों को आई गेस ये बताने की ज़रूरत है कि एचआर इंटरव्यू इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज टेक्निकल इंटरव्यू। क्योंकि मैं तो शायद ये कहूँगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहीं पर ही फेल हो गए तो आप आगे टेक्निकल आगे तक जा ही नहीं पाएंगे। तो इस बारे में आई विश कि अगर आप कुछ ऐड करें और हमारे बच्चों को कुछ गाइड करें, उन्हें बताएं। जी देखें, हमें 3 हिस्सों में इंटरव्यू डिवाइड होता है। आप 3 कैटेगरीज में इवैल्यूएट हो रहे होते हैं, जब हम आपको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। सबसे पहला पार्ट आपका होता है टेक्निकल स्किल, जो आपने पढ़ ली, जो आप एक बेयर मिनिमम लेवल ऑफ स्किल तो लेके आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट है एनालिटिकल स्किल,
अच्छा, एक बात याद रखिएगा, दुनिया में जो भी अच्छी कंपनी है ना, दुनिया में, स्टार्टिंग फ्रॉम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न। आईबीएम, इंटेल, अमेज़न, यू नेम इट, ड्रिल डाउन टू योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? वो कोई भी कंपनी आपको प्लेटफ़ॉर्म स्पेसिफिक इवैल्यूएट नहीं करेगी। जी, कोई भी ये नहीं कहेगी कि अच्छा गूगल एड्स आते हैं और तुम्हें गूगल में तुमने अप्लाई किया, मैं तुम्हें गूगल में हायर कर रहा हूँ। राइट, इसलिए कि भाई वो बना चुके हैं। आपको वो जिस चीज़ के लिए हायर कर रहे हैं शायद उन्हें अभी खुद भी नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली वेयर यू विल कंट्रीब्यूट, एग्ज़ैक्ट ठीक है? तो फिर वो किस स्किल को आपके अंदर इवैल्यूएट करेंगे, ये जानना ज़रूरी है। तो सेकंड पार्ट जो है ना, एनालिटिकल एबिलिटीज़, वो जो चांस ऑफ डूइंग गुड व्हेन वंस वी हायर यू, है ना? उस पर्टिकुलर स्किल को इवैल्यूएट किया जाता है आप में कि आज आपका जो जो गॉड गिफ्टेड माइंड है अल्लाह का आपको दिया हुआ, वो कितना अच्छा एक्सेल करेगा फॉर दैट चांस ऑफ डूइंग गुड के टाइम पे जब वो ऐसी प्रॉब्लम अराइज होगी, ठीक है? ये आपका स्किल है जो इवैल्यूएट होता है, इसलिए कल्चरली जो जो आपका एनालिटिकल स्किल है वो ज़रूरी है। तीसरा तीसरा फैक्टर है आपका एचआर इंटरव्यू, जो उन्होंने बात की। अब बात ये है कि एचआर इंटरव्यू 2 तरह से है। एक एचआर इंटरव्यू बड़ा सिंपल है कि आपकी ऑफ़र की डिस्कशन कर लें, ठीक है? दैट इज़ एन ऑफ़र डिस्कशन, दैट इज़ एक्चुअली नॉट एन एचआर इंटरव्यू, ठीक है? एचआर इंटरव्यू में थॉरोली आपके कल्चरल फिटनेस को इवैल्यूएट किया जाता है। व्हेन आई से कल्चरल फिटनेस, तो मेरी बात याद रखिएगा कि करियर में, तो पूरी दुनिया में सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, एक थ्योरी है मैनेजमेंट में कि 4 टाइप्स के एम्प्लॉइज़ होते हैं। 4 टाइप में किसी एक टाइप में एक एम्प्लॉयी स्टैंड कर रहा होता है। आप कल्चरली अच्छे हैं, टेक्निकली अच्छे हैं, हम आपको हायर करेंगे, आपसे काम लेंगे। आप कल्चरली अच्छे हैं, टेक्निकली अबव एवरेज, इवन बिलो एवरेज हैं, स्टिल अच्छी कंपनी है जो हम आपको हायर करेंगी, ग्रूम करेंगी और ट्रेन करेंगी और आपसे काम लेंगी। ठीक है? फ़ायदा लेंगे। कल्चरली फाड़ेगा, टेक्निकली फाड़ेगा तो फाड़ेगा। बट अगर आप कल्चरली टेक्निकली आप सुपर जीनियस हैं और कल्चरली पैथेटिक है, स्टिल तो वर्क। वी शुडंट फायर यू, वी शुड शूट यू। ओके। That's mentioning in the theory, right? गुड। क्यों? क्योंकि you gonna ruin the द होल the कल्चर। whole culture, राइट, the whole company, राइट। right? इसलिए एचआर इंटरव्यू को सीरियसली तैयार करके जाना लाजमी है कि जो फैक्टर वहाँ इवेल्युएट किया जा रहा है दैट इज एक्चुअली कोर। वक्त के साथ साथ आप देखेंगे लाइफ में कि आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी की जो इवेल्युएशन है वो कम होती जाती है, आपका डिसिप्लिन, एथिक्स, कल्चरल वैल्यूज और नॉर्म्स, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है। तो अगर आप शुरू से इसको टेक केयर करके चलेंगे, सीरियस लेंगे, तो मेरा ख्याल है करियर में यू कैन बेटर एक्सेल। ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया हमारे यंगस्टर्स को इस बारे में गाइड करने के लिए। मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि जैसा कि हमारी अपनी कंपनी का नाम एक टर्किश टर्म है, इसी तरह से लाहौर में, पाकिस्तान में काफ़ी कंपनीज़ काम कर रही हैं जिनके नेम किसी और लैंग्वेज में है। आई रिमेंबर अ नेम जो कि जर्मन जी, नेम है। तो वहाँ जब बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपको कंपनी के नाम का मतलब पता है? बिल्कुल, बिल्कुल। और बच्चे चूँकि कल्चर रिसर्च करके नहीं गए होते, उनको लगता है कि बस हमसे इफ एल्स बट पूछा जाएगा। तो इफ एल्स बट तो ठीक है, टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपको लूप्स पता है, आपको एआई हुँ, पता है, आपको एमएल आती है, सीवी आती है। बट दिस इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू इन सम कंपनी, तो उस कंपनी के बारे में भी सर्च करें और इसके नाम के बारे में, उसके कल्चर के बारे में पहले से सर्च करके जाएँ, बजाए कि आप वहाँ जाएँ और आप फिर अपने आप को वहाँ पे मिसफिट फील जी, मैं करें। एक इंसिडेंट ऐड करना चाहूँगा, जी, वो श्योर। इम्पोर्टेंट है जस्ट टू गिव एन एग्ज़ाम्पल कि हम क्या करते हैं जब हमने होमवर्क नहीं किया होता एक्चुअली। तो एक इंटरव्यू में इम्पोर्टेंस ऑफ होमवर्क इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, ठीक है? एक कैंडिडेट थे, इस्लामाबाद से थे और हमने जॉब पोस्टिंग की, उनका रेज़्यूमे आ गया, उनकी 2 इंटरव्यू मेरे ज़ूम पे हुए, ही वाज़ विलिंग टू जॉइन अस, बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया, हमने उन्हें फिज़िकली ऑफ़िस में बुलाया, 2 इंटरव्यू उनके फिज़िकल हो गए, सिलेक्ट हो गए, हमने उन्हें ऑफ़र लेटर भेजा। ऑफ़र लेटर के अगेंस्ट उन्होंने जवाब दिया कि यार मैं तो आपकी इस्लामाबाद ऑफ़िस को जॉइन करने में इंटरेस्टेड हूँ, सही, और गेस व्हाट? हमारा इस्लामाबाद में ऑफ़िस ही नहीं है। एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो अगर उन्होंने इतनी ज़हमत की होती कि यार वेबसाइट खोली होती, जी, हमारी से रजिस्टर देखी होती और कुछ नहीं तो हमसे डिस्कस कर लिया होता। हालाँकि जॉब पोस्टिंग में क्लियरली लिखा हुआ है कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर लाहौर ऑफिस, राइट, राइट? तो हमारे यहाँ अटेंशन टू डिटेल के साथ एक बहुत सीरियस इश्यू है इश्यू है। और वो यही है कि हम ना होमवर्क करते हैं, ना वो दी हुई जीडी को प्रॉपर्ली पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेट अच्छा, मोस्ट केसेज़ में ये मैं बात कर रहा हूँ, ना उसको दी हुई जीडी को प्रॉपर्ली पढ़ते हैं, हाफ नॉलेज के साथ हम वहाँ बैठते हैं और आके फिर हम आर्ग्यू क्या करते हैं कि जो सबसे अच्छी सैलरी ले रहे हैं उससे अच्छी सैलरी चाहिए। तो भाई ऐसे सही, नहीं होता मार्केट में। ऐसे नहीं होता।
सर दिस एक्चुअली लीड्स मी टुवर्ड्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे भी आपने जूम का जिक्र किया, तो पोस्ट कोविड बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, खास तौर पे इंटरनेट का एक बूम आ चुका है, और इसके साथ साथ एक फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री भी एक पैरेलल इंडस्ट्री के तौर पे बिल्कुल। खड़ी हो चुकी है। और हम लोग अक्सर ऑब्जर्व करते हैं कि इस फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री की वजह से या इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक चीज़ जो बहुत डिस्टर्ब हुई है, वो हमारे स्टूडेंट्स की जो आस्क है, सैलरी आस्क है, हुँ, उसमें बहुत रैपिड चेंजेस देखने में आए हैं। व्हेन वी ग्रेजुएटेड तो एक सर्टेन फिगर था जिसको वो मिलता था, उसको बादशाह समझा जाता सही था। बात है। अब उस सर्टेन फिगर पे शायद बच्चे बात स्टार्ट भी नहीं करते। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में ये जो ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड्स हैं, क्या पाकिस्तान में वेजेस इक्वल हो जाएंगी बाकी दुनिया के हिसाब से, या हम अपना जो एक कल्चर और एक चीज़ें लेके चल रहे हैं हम उस पर ज़्यादा रहेंगे? बहुत फ्यूचरिस्टिक स्टैंड पॉइंट से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि हमारे सीईओ असल में ये सीईओज एग्जीक्यूटिव बिहेवियर उसमें इन्वॉल्व है एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर इन्वॉल्व है सिक्योरिटी ऑफ जॉब का, जॉब सिक्योरिटी का। कोविड से पहले तो मैं इसके हक में था कि भाई या फ्रीलांसिंग करो जॉब के साथ या जॉब करो, दोनों में से एक फैक्टर होती है। पर जब हमें अच्छी कंपनीज को भी ये नहीं पता कि उन्होंने कल बंद होना है या परसों बंद परसों होना है, वाले हैं। ठीक है, तो फिर हम उस बेचारे को तो ना कसूरवार कहें कि जो एक अपॉर्चुनिटी हाथ में रख के बैठा है कि यार मेरे बच्चे ने तो कि पैम्पर और दूध ने तो नहीं वेट करना कि जी। आपकी कंपनी दोबारा कब रिवाइव होगी तो मुझे आपको दूध पिलाने के लिए मेरे माँ बाप को पैसे आएंगे, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि एज लॉन्ग एज वो आपका टाइम और काम के साथ अगर धोखाधड़ी नहीं कर रहा, तो आपको उसको नोइंगली भी इनकरेज करना चाहिए कि भाई और तुम एक्स्ट्रा आवर में जहाँ मर्जी काम करो। अच्छा, मैं खुद कई कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ जिन ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने इसका तोड़ नहीं निकाला। उन्होंने तोड़ ये निकाला है कि भाई हम खुद अपने एम्प्लॉय को इंकरेज करते हैं कि अगर हमारे पास ये एडिशनल काम आया है, जी। हम उसको डबल से ट्रिपल रेट के ऊपर हम खुद उसको कह रहे हैं कि तुम हमारे पास एडिशनल बैठने को काम कर रहे हो, यही काम तुमने किसी के लिए करना है ना, उसी पर्टिकुलर रेट पे करना है, तो राइट। वाइड फॉर अस, ठीक है। वही रेवेन्यू जो तुमने उधर भी कमाना है तुम्हें वही वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ऊपर हाँ, प्लस क्या है कि वो अपने रिसोर्स को एक तो उसकी तरह एक एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस लेवल उन्होंने गेन कर लिया टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा उन्होंने वो सिंपैथी कि यार अगर हार्ड टाइम में किसी को पैसे कमाने हैं और उसने अगर 12-16 घंटे कहीं और लगाने हैं और फिर इस टेंशन में रहना है कि यार मेरी कंपनी को पता लग गया तो क्या होगा, क्या होगा? कंपनी खुद ही कह रही है भाई तुम मेरे साथ काम करो, काम। मैं तुम्हें उससे ज़्यादा रिगार्ड देती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक कुछ ऐसा पहले आया हुआ डिस्कशन विद समबडी और वो मेरे से बार बार बात कर रहे थे सीईओ वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर। जी। यार वो हमारा एम्प्लॉय अगर 8 घंटे के बाद किसी और जगह पे काम करेगा, बैलेंस सुबह कैसे? वो फ्रेश कैसे होगा? तो मैंने उन्हें कहा जी कि क्या गारंटी है कि वो काम करके फ्रेश नहीं होगा? नहीं होगा। वो नेटफ्लिक्स भी तो देख के 6 बजे सो सकता है, सही। सिंपल, ठीक है। तो आप पॉजिटिव स्टैंड पॉइंट से रहें और पॉजिटिविटी दें, और अच्छा अगली बात ये है कि ये जो सैलरी का बड़ा डिफरेंस है ना, जी। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोविड बिकम अ रीजन। इसके पीछे हमें देखो, जब आप ग्रेजुएट हुए, जब मैं ग्रेजुएट, क्योंकि आपसे पहले मैं जब ग्रेजुएट हुआ, तो उस टाइम पे हमने ग्रेजुएशन के 5 साल के बाद गए फ्रीलांस का वर्ड सुना था। ऐसा है। वो भी उस टाइम पे जब हमें पता लगा जी फ्रीलांस फलाने बच्चे कर रहे हैं हमारी कंपनी में और ये करना अच्छी बात नहीं है, नहीं है। तो तब पता चला जी। था। आज का सीन है, पहले सेमेस्टर का बच्चा अपनी असाइनमेंट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, गोरे की फ्रीलांसिंग की असाइनमेंट असाइनमेंट करके कर अपनी रहा है। बाकी बंदी पूरी कर रहा है, राइट। ठीक है। तो जब अवेयरनेस का लेवल यहाँ तक आ चुका है, अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आज बड़ी कंपनी जो है, वाई दे स्टार्ट ओपनिंग ऑफिसेज अपार्ट फ्रॉम योर मेन स्ट्रीम सिटीज? राइट। डेटा ओरिएंटेड है ना, हम जी जी। कमर्शियल डेटा ओरिएंटेड, गूगल डेटा ओरिएंटेड चलता है। आपके पास 52 से 55% जो बच्चा यूनिवर्सिटी में आ रहा है, वो आ रहा है आपकी जो हॉस्टल है जी मेन स्ट्रीम सिटीज के अंदर। जी। आज उनके पास अवेयरनेस है, वो कहते हैं यार चलो $10,000 नहीं मिलेगा तो $3,000 तो मिलेगा ना, मिलेगा। 4,000 तो मिलेगा, इधर तो $10,000 नहीं देना हमें। तो ऐसा करते हैं कि लेट्स गो टू ऑन होम प्लेस, सिटी। और होम सिटी स्कूल से बैठ के $3,000 कमा लेते हैं। उनको कैटर करने की वजह से अब आपके जितने बड़े जाइंट हैं, दे आर एक्चुअली मूविंग टू दोज़ सिटीज़ कि जहाँ पे एक तो यहाँ टैलेंट की स्कार्सिटी भी है, ज़ाहिर बात है। हर कोई इधर के लोगों को पला हुआ है, तो जनरली भी सैलरी का एक एक्सपेक्टेशन बच्चों की हाई है, ये जो कि अनरियली हाई है मेरे हिसाब से। और दूसरा बैलेंस आउट ये है कि वो बनते है ही नहीं, यू नीड टू गो टू अदर प्लेसेस फॉर द टैलेंट। तो एक रीज़न ये भी है उनके वहाँ जाके उधर बच्चों को हायर करेंगे और पैसे देंगे। अगर वो एफर्ट कर रहे हैं, जिस एफर्ट की वैल्यू वो बनती है, जो दी जानी चाहिए, तो भाई क्यों ना दें? नहीं दे रहे तभी तो लोग आपके साथ जस्टिफाई होके नहीं चलते ना। नहीं चल।
देखिए एक एक किसी ओपिनियन पे आपने जब कमेंट करना हो ना, तो 3 तरह के ओपिनियन होते हैं। योर ओपिनियन, माय ओपिनियन एंड द राइट ओपिनियन। राइट ओपिनियन। अब राइट ओपिनियन ये है भाई कि अगर आप नहीं वैसे देंगे, वो आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है? फिर गोरा उसको ले जाएगा, गोरा वो काम लेगा। अच्छा, मैं इसकी एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, वन ऑफ माय प्रीवियस कंपनी, हमने अपनी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है टेलीकॉम की, उनको सर्विस देने के लिए हमने कहा जी कि हम लोकल कंपनी को सर्विस देना चाहते हैं, तो आप जो है ना वो हमसे वो सर्विस लें। उन्होंने हमें 1.5-2 साल ट्रायल में किया और बाद में कहा कि जी हमें इन सिक्योरिटीज़ है लोकल कंपनी होने के तौर पे, हम इंटरनेशनल कंपनी में जाएंगे। अब मिसाल ये है कि हम उसे 100 रुपये की जो चीज़ दे रहे थे ना, उन्होंने वो 2,000 रुपये में लॉक की। जिस कंपनी के साथ लॉक की ना, उसकी मोस्ट मेच्योर टीम हम थे ग्लोबली। उन्होंने दोबारा हमें ही कहा कि जाके इस कंपनी में सर्विस दे के आना है, ठीक है? और वो शॉक हो गए कि यार दोबारा हम ही आ गए उनके नाम से भी, ठीक है? तो ये सिचुएशन है, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए, पाकिस्तानी प्रोडक्ट ब्रांड हम ही बना के दे रहे हैं उनको चीज़ें, ठीक है? तो व्हाई नॉट यू पे अस मोर इन कंपैरिजन कि हम इवेंचुअली आपके लिए रहे ही ना, सिंपल सी बात है। तो ये बढ़ेगी, ये रेस बढ़ेगी क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों को समझ आ रही है, दे वांट टू बी देयर ओन बॉसेस और वो मेंटेन कर रहे हैं, तो ठीक है, लेट्स कीप इट गो। बहुत खूब। और सर जैसे कि अब हमारे यहाँ ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जी, जी, जैसे कि हमारे यहाँ स्टार्टअप इकोसिस्टम अब एक बूम कर रहा है और एवरीवन इज ट्राइंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो एक तो एचआर प्रैक्टिसेस हैं जो हमें मैनेजमेंट के डिग्रीज में पढ़ाई जाती हैं, जो कि मोस्टली बड़े बिजनेसेस के लिए होती हैं जिनका साइज लाइक 50 प्लस है, 100 प्लस है, या समटाइम 1000 प्लस भी है। तो स्टार्टअप की एचआर प्रैक्टिसेस को आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि वहाँ 2-3 लोगों से वो स्टार्ट करते हैं और वहाँ इनिशियली एक स्लैंग यूज़ होता है कि यार हमें एचआर की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। बट आई पर्सनली थिंक कि एचआर की ज़रूरत है और मैं आपका इस पे ओपिनियन लेना चाहूँगा मैं एज अ सीनियर। मैं इसका बड़े डिफरेंट एंगल से इसका आंसर करूंगा। अच्छा, एक तो ये कि आई वाज 10th एम्प्लॉय ऑफ कैम्ब्रिज डॉग्स, सी डॉग्स। सी डॉग्स बीइंग 10th एम्प्लॉय, वी ग्रू इट टू एनबीएस, वी ग्रू इट टू जीवीएस, फिर जीवीएस पूरा बंद किया, तो मेरे पास 400 बंदा फायर करने का एक्सपीरियंस भी है, नाइस। ठीक है? तो एज अ 10th एम्प्लॉय आई हैव अ वेरी गुड आइडिया, जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि एक स्टार्टअप के अंदर क्या होता है और एचआर किस तरह से चलता है और आगे मूव, ठीक है? मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। मैं इसका आंसर आपको ऐसे नहीं दूंगा, मैं इसका आंसर आपको कोई पर्सपेक्टिव से दूंगा जो ह्यूमन नेचर के और करीब है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो कहा जाता है, जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि उसकी, ये जो वर्ड लाइन यूज करते हैं ना, माँ की गोद बच्चे की पहली 10 का होती है। जी। इसका जवाब मुझे इस पर्टिकुलर चीज से मिला। एक बच्चे ने जो बनना होता है ना, वो अपने बर्थ से लेके पहले 5 साल के टाइम तक वो फैक्टर्स सोसाइटी से अडेप्ट कर लेता है, ठीक है? 5 साल के बाद उसको उसके जिन फैक्टर्स को ज़्यादा पानी दिया जाता है, ज़्यादा बढ़ोतरी मिलती है, वो वाले फैक्टर जो है उसके अंदर ज़्यादा ग्रो होते हैं और वो उसकी इवेंचुअली फिर लाइफ या पर्सनैलिटी बन जाती है, जिसको हम पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ कहते हैं, ठीक है ना? अच्छा, सेम अप्लाई होता है इस पूरे प्रोसेस में। असल में जब आपको डिसिप्लिन मेंटेन करवाना है, जब उसकी कंपनी के कल्चर में, गुटी के अंदर आपने वो चीज़ें ऐड करनी है, तब हम कहते हैं भाई मैं और मेरे साथ भी मैं हूँ, ठीक है? सही। जब वो 8, 10, 15, 20, 25 होते वो कन्फर्म खराब हो जाते हैं, कल्चर में कोई टाइम पे आ नहीं रहा होता, सारे माई-बाप बन चुके होते हैं, तो उस टाइम हम शुरू होते हैं, लो जी अब एचआर चाहिए, तो क्या करें आके? एचआर कहेगा जी इसको फायर करें, आप कहेगा ये तो मेन बंदा है, मेन बंदा। राइट। ठीक है? तो मेरे हिसाब से आपको, अच्छा ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको लगता है कि एक एचआर का इंडिविजुअल फुल टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, तो मेरी सजेशन ये है कि यू, ऐसे जितने स्टार्टअप्स हैं ना, दे एक्चुअली नीड टू गो विद हाईली सीनियर पर्सन राइट इन द स्टार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउस फॉर अ मिनिमल टाइम पीरियड। आप कंसल्टेंसी पे उनको लेके आए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, जैसे आपको सूट करता है। उनको कहें कि हमें बेस बना के दें और एचआर भी बिल्ड करके वो दे, ठीक है? दो फायदे होंगे, अपेरेंटली आपके पास एचआर नहीं होगा, बट बाय प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस, देखिए एडहॉक प्रोसेस भी प्रोसेस है, सिंपल। अगर आप कोई कोई तो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं ना कुछ भी करने के लिए, बेशक डेली की नहीं कर रहे हैं, जस्ट को एडहॉक प्रोसेस, तो व्हाई नॉट यू हैव समबडी जो इस चीज़ को कंट्रोलिंग आपके लिए बिल्ड करे, क्योंकि शुरू से कंट्रोलिंग ये रहेगी, तो आने वाले जो इनटेक है ना, असल में उन बच्चों के लिए वो ईजी रहेगा, कि आपके लिए ईजी रहेगा उनको समझाना कि क्यों हमने इन पैरामीटर्स में यहाँ है या इन पैरामीटर्स में ना है, ये चीज़ें कंट्रोल में रहेगी।
अदरवाइज अगर कंट्रोल में नहीं रहेंगी, आप उनको बिल्कुल फ्री हैंड दे देंगे, तो एचआर वो भी इवेंचुअली अब लेट ले भी आएंगे, तो आप इवेंचुअली एचआर को फायर करेंगे। ट्रू। आपने दोबारा डेवलपर में साइड पे फायर करने में जाना नहीं है या 25-50 से पहले पहले, ठीक है? तो ये मेरा तो शुरू ही कमेंट। बहुत ज़बरदस्त है। आपने बिल्कुल इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो आपने नेचर के ज़्यादा करीब कर दिया इसको, दैट वाज वेरी नाइस। सर, हम अपनी इस पॉडकास्ट को अब इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारी जो यूथ है, खासतौर पे जो टेक्निकल यूथ है, जो जी हाईली टेक्निकल स्किल्स की तरफ आ रही है, उसके लिए अगर आप कोई सजेशन, कोई कमेंट। जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवासे से चाहूँगा तो ये पहुँचने चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें आज भी मैं अभी कल टू बी वेरी प्रिसाइज़ मैं कल भी यूनिवर्सिटी में था। मैं जो एक पॉइंट इसमें मैं बार-बार बात करना चाहूँगा और आज भी 20 साल में बात कर रहा हूँ यार, वो है सीरियसनेस का, ठीक है? खुदा का नाम है, आप लोग हमारे लिए हम तो करीब गुज़ार चुके हैं, अपने लिए सीरियस हो गए, अपने साथ, ठीक है? और उसका छोटे-छोटे टेस्ट हैं कि सीरियस कहते किसे हैं, ठीक है? मैं बड़ा सीरियस हूँ, मैंने फलानी साइबर सिक्योरिटी में जाना है, मैं साइबर सिक्योरिटी में बड़ा सीरियस हूँ। मैंने जावा में काम करना है, मैं जावा के लिए बड़ा सीरियस हूँ। अच्छा, 5 टॉप कंपनीज़ कौन-सी है जो लाहौर में जावा में काम कर रही है? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए। और अगर आपको इसका जवाब ना आए, तो फिर अपने आप को समझाएँ कि भाई मैं सीरियस हूँ, ये मेरा वहम है, ठीक है? अपने आप को कम से कम धोखा मत दें, राइट? बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर विद योर ओन सेल्फ। अपॉर्च्युनिटीज़ पाकिस्तान में बेशुमार है, दुनिया में बेशुमार है। मैं मतलब टाइम एंड अगेन प्लेटफ़ॉर्म में ये कह चुका हूँ, 2020 तक 40 मिलियन से ज़्यादा जॉब्स, टेक जॉब्स फ्री थी, खाली थी। 2030 तक ये 85.4 मिलियन जॉब्स का काउंट हो जाएगा, ग्लोबली टेक वेकेंट पोजीशंस का, और लोग नहीं होंगे, ठीक है? आपके पास खुला मौका है इसमें से कैश करने का, चाहे आप एज़ अ जॉब कैश करना चाहें, चाहे आप एज़ एन एंटरप्रेन्योरियल जर्नी उसमें से अपना चंक पिक करना चाहें। प्रॉब्लम सिर्फ़ इधर है कि यार पाकिस्तान में ए प्लस जॉब्स भी हैं, बी प्लस जॉब्स भी है, सी प्लस जॉब भी है। ये आप है जिसने डिफाइन करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, अपनी एफर्ट और सीरियसनेस के थ्रू, ठीक है जी? अवेयरनेस के लिए सारे चैनल अवेलेबल है, ट्रेनिंग्स के लिए हर तरह का इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में अवेलेबल है। मैं कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम भी ले लूँ जी आपकी हेल्प श्योर। के लिए। पीएफटीपी अभी रिसेंटली में इनसे इंट्रोड्यूस हुआ, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। गेम्स में जाना चाहते हैं, गेमिंग के एंगल से गेम ट्रेन इज डूइंग वेरी गुड। आप इवन अपनी सॉफ्ट स्किल्स के साथ बाकी चीज़ों को करना चाहते हैं, तो नॉलेज stream is doing exceptionally well, so लखनऊ सब कंसिडर है। नेक्स्ट स्किल इज डूइंग गुड, पीएनवाई इज डूइंग गुड, जो कुछ सीनियर हैं ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल्स अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, दे आर डूइंग वेरी गुड। बात करें कि ये है कि हर तरह का इनिशिएटिव उधर है, डिजिटल नहीं जाना चाहते, रियल वर्ल्ड में भी है। इट्स ऑल अबाउट आप अपने आप से कितने सीरियस हैं, आप अपने मुल्क से इवेंचुअली कितने सीरियस हैं। ये सीरियसनेस अगर आप नहीं मेंटेन करेंगे, आपकी जगह कोई और इवेंचुअली ले लेगा, ठीक है? तो प्लीज़ बी एट फ्रंट, सिक्योर अपॉर्चुनिटीज, सिक्योर गुड डील एंड सर्व योर कंट्री। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बहुत ज़बरदस्त सर, माशाल्लाह आपने बड़ी खूबसूरती से दरिया को कूज़े में बंद किया है, और ये जिन इदारों के आपने नाम लिए, दे आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड। आई आल्सो एंडोर्स दैट। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि एक प्लेटफॉर्म है डिजिस्किल्स.pk, दैट इज़ फंडेड जी बाय जी जी, आई नो, गवर्नमेंट ऑफ एग्जैक्टली पाकिस्तान। एग्जैक्टली। तो एज Sharu Technologies, we are outreach partner with digiskills.pk, and that's something I take really pride in कि हम भी उससे एक बड़े से दरख्त का कर रहे एक हैं, हिस्सा बिल्कुल बिल्कुल हैं। बिल्कुल। Next Skill is doing exceptionally good. Alhamdulillah, Sharu Technologies is an MOU partner with Next Skill Yeah. as well. तो बहुत अच्छा मशवरा सर का कि सीरियसनेस शो करें, इन इनिशिएटिव्स को ज्वाइन करें, दे आर देयर टू हेल्प यू गाइस। और इवेंचुअली ड्राइविंग सीट पे आप खुद हैं, आपकी ज़िंदगी है, आपको गुजारनी है, तो हाँ ड्राइविंग सीट पे ये स्टूडेंट्स खुद हैं। और ये ना सिर्फ हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, बल्कि हमारे मुल्क का प्रेजेंट भी यही है। जी, सो एग्जैक्टली। दैट वी नीड टू थिंक अबाउट। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाकिर अपनी तरफ से और टीम शारू टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से हम आपके बहुत मशहूर हैं, और हम जाकिर उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप आइंदा भी हमारे पास फॉर तशरीफ़ श्योर, जब मर्जी जी, लाएंगे। एनी टाइम एनी थैंक टाइम। यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। हम अपने सामीन से यहाँ पे इजाज़त चाहेंगे, और शारू टेक्नोलॉजीज़ के प्लेटफॉर्म से हामिद सईद और जनाब हारून अख्तर साहब को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।